आज की वीडियो में कनाडा में साइड हसल के बारे में बनाना चाहता हूँ। ऊबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत पॉपुलर है कि कनाडा में अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, इवन मिलती भी है, तब भी इफ़ यू हैव टाइम तो आप निकाल कर ऊबर, लिफ्ट, इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कितना प्रॉफिटेबल होता है, उसके लिए क्या लवाजमात होते हैं और कितने को पैसे उससे बन जाते हैं, आज की वीडियो उसी के बारे में है। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कनाडा का स्कूलिंग सिस्टम कैसा है। मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया था बिटवीन पब्लिक एंड इस्लामिक स्कूल्स इन कनाडा। और फिर मैं जुमा पढ़ने चला गया था, तो अभी जुमे से वापस आया हूं, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना लेता हूं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा क्विक इंट्रोडक्शन ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से इमिग्रेट करके कनाडा आया था इन 2023 फरवरी एज अ परमानेंट रेजिडेंट, एंड एवर सिंस हम लोग कनाडा में ही हैं, ओंटारियो में। अच्छा जी, कनाडा में जब आप आते हैं तो इतना एक्सपेंसिव कंट्री है कि आपको फ़ौरन से हाथ पांव मारने हैं पैसा बनाने के लिए। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में आप रिलैक्स्ड होते हैं और एक घर में किसी एक को भी अगर जॉब मिल गया, किसी एक का भी काम चल रहा है तो बाकी 8 बैठ सकते हैं घर में। इट्स नॉट लाइक दैट। कनाडा में इतना एक्सपेंसिव सिस्टम है, एंड द सिस्टम इज सो स्ट्रक्चर्ड एंड मैकेनाइज्ड एंड interconnected, और it revolves around every single human being, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, because the government and the banks play a pivotal role and are on the controlling side। तो जैसे एक बच्चा भी है तो ट्रूडो को पता है कि भाई मेरे घर में जोहा और जीनिया है, तो उन दोनों का चाइल्ड बेनिफिट होता है। आपके जो बच्चे होते हैं उनका आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलता रहता है until they come of age of maturity। और मतलब कि कहने का मकसद ये है कि एवरी सिंगल पर्सन इज़ रजिस्टर्ड, और उसकी एज और उसकी ज़रूरियात के हिसाब से गवर्नमेंट या तो आपको प्रोवाइड करेगी या फिर आपको टैक्स करेगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एंड सो सिंस एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इन द पिक्चर, और हर एक का अलग अलग, सबको अपने टैक्सेस फाइल करने हैं और सबका अलग अलग सोशल इंश्योरेंस नंबर है, तो फिर ये इस किस्म का सिस्टम है जो लोगों को पुश करता है, प्रोपेल करता है उस तरफ के हर बंदा अपने तरफ से इंडिविजुअल कोशिश करे पैसे बनाने की जितने हो सके। तो उसमें आपको अगर जॉब मिलती है तब भी आप ऐसे साइड हसल ऊबर एंड लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी जॉब मिलती तब भी दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू एज लॉन्ग एज आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास ऐसी गाड़ी है जो क्वालिफाई करती है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि गाड़ियाँ कौन सी क्वालिफाई करती हैं, बिकॉज जब आप एज अ न्यू इमिग्रेंट कनाडा आएंगे सो यू विल ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन स्पेंडिंग ऑन द कार एंड गेटिंग द मॉडल ऑफ द ईयर दैट वुड गिव यू द मोस्ट वैल्यू। तो अगर आप ऊबर करना चाहते हैं तो कुछ सीरीज़ ऐसे हैं जहां पर 2015 मॉडल की गाड़ियां भी क्वालिफाई करती हैं ऊबर चलाने के लिए। द प्रेजेंट ईयर गोइंग ऑन बीइंग 2024, 2025 तक भी वो क्वालिफाई करेंगे। देन 2016 से जो है फिर यू नीड टू हैव एन अपग्रेडेड कार विद द लास्ट ईयर ऑफ एलिजिबिलिटी बीइंग 2016। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो अगर आप शुरू के 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, 1.5 साल कुछ करना चाहते हैं इस किस्म का कि ऐसी गाड़ी लें जिस पर आप ऊबर भी कर सकें, तो ट्राई टू बाय अ मॉडल दैट इज़ नॉट बिलो 2015। नाउ दैट बीइंग सेड, आपको जो अब से तकरीबन 10 साल, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है। जब मैं आया था 2023 में तो उस वक्त 2010 मॉडल की गाड़ियाँ, जो अच्छी गाड़ियाँ जैसे टयोटा या होंडा, the kind of cars that tend to retain their value and they are popular in the market, वो उस वक्त मिलती थी around this used to start from 10,000 CADs excluding taxes, मतलब before taxes आपको $10,000 की गाड़ी मिलती थी 2023 में जब हम आए थे फरवरी में। तो अब दिस बीइंग 2024 का मेड एंड ऑनवर्ड्स, तो आप को समझ लें कि 2011-2012 मॉडल की गाड़ी, 2012 मॉडल की गाड़ी आपको कम से कम $10,000 की मिलने वाली है, विद द सेम मार्केटिंग एंड सेल ट्रेंड्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड। लेकिन अगर आप देखते हैं 2015 मॉडल की गाड़ी या उससे कुछ ऊपर मॉडल खरीदने की कोशिश करते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको वो मिलेगी प्राइस रेंज ऑफ $15,000 to $20,000 में, प्लस टैक्सेस ऑब्वियसली, बिकॉज
जितनी भी गाड़ी होती है फिर आपको अपने नाम पर रजिस्टर करते वक्त उस पर टैक्सेस भी पे करने होते हैं। सो लेट्स से आप 2015 मॉडल की गाड़ी लेते हैं, आपको तकरीबन $17,000 की पड़ गई एक अच्छी गाड़ी, वो आपने लेनी है। सो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर ये सारी प्राइसेस आपको मार्केट आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज जब आप आएँ तो अपने साथ उस हिसाब से पैसे लेकर आएँ। यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि इवन दो यू माइट क्वालिफाई टू कम बेस्ड ऑन आपके पास मिनिमम प्रूफ ऑफ फंड्स होंगे, लेकिन to come here and actually start your life from scratch and arranging things for yourself, including accommodation, rent and car, that's a basic necessity. तो आपको गाड़ी के लिए कितने पैसे एक तरफ मुख्तस कर देने चाहिए? तो समझ लें कि 17,000 रुपया आप गाड़ी के लिए ठीक ठीक साइड पर रख दें। कम से कम ऐसी गाड़ी तो हो कि अगले कम से कम 3 से 4 साल तो उसकी कुछ मार्केट वैल्यू बरकरार रहेगी। सो उस पर आप फिर ऊबर भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो आपको इतने पैसे साइड पर करने हैं। फिर ऊबर के लिए ना क्या होता है कि आपको पता है कि कनाडा में टू ड्राइव अ कार आप यू नीड टू हैव एन इंश्योरेंस, यू नीड टू बाय इंश्योरेंस, उसके बगैर आपको गाड़ी चलाना अलाउड नहीं होता। सो ज़्यादातर जो इंश्योरेंसेस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि लेट्स से आपसे वो पूछेंगे पहले कि आप अपनी गाड़ी पर ऊबर तो नहीं चलानी ना, और इवन आपसे ये भी पूछेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेली, आप कितने किलोमीटर्स गाड़ी चलाएंगे, बिकॉज आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं वो आपके आंसर्स पर रिलाई करेगा। तो अगर आप कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ड्राइव करेंगे या आपने ऊबर करनी है, तो वो आपकी पॉलिसी में फिर उसको इंक्लूड करते हैं कि इस बंदे ने ऊबर भी चलानी है। सो लेट्स से अगर ऊबर चलाते हुए इज गॉट इनटू एन एक्सीडेंट एंड ही फाइल्स अ क्लेम, तो फिर उसमें वो कवर्ड होगा बंदा। लेकिन अगर शुरू में आप बताते हैं कि नहीं इसमें मैं ऊबर नहीं चलाऊंगा, देन वो आपको उसी हिसाब की पॉलिसी देते हैं। द प्रीमियम यूड बी पेइंग माइट बी लेस, बट गॉड फॉरबिड इफ अगर आप फिर ऊबर चलाते हैं एंड आप इफ यू आर कॉट इनटू एन एक्सीडेंट एंड यूड लाइक टू फाइल अ क्लेम, तो फिर वो आप कर नहीं पाएंगे। You'd have to pay everything out of pocket, बल्कि this might have a negative impact between your relationship with the insurance policy as well. तो कहने का मकसद ये है कि आपको उस हिसाब की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। You need to inform them कि आपने ऊबर चलानी है, and most of the insurance policies provide coverage for Uber and Lyft, but not for Uber Eats or the food delivery services. I don't know what's the reason behind that, but most of them do not. Some do, लेकिन उनका आई एम श्योर कि जब इतना कंपटीशन है, जब और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा और फिर लोगों को एक ही के पास आना है, तो दे वुड हैव रिजन देयर प्राइसेस अप। वो कितनी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बगैर ऊबर के लिए रजिस्टर करवाई, इवन दो माई कार क्वालिफाइज फॉर बीइंग ड्रिवन फॉर ऊबर, इसका मॉडल ऐसा है कि इस पर मैं माशाल्लाह अभी कुछ साल ऊबर चला सकता हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई है दैट इज़ विदाउट ऊबर, और उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ होम एंड ऑटो बोथ इंक्लूडेड इज़ $240 अ मंथ। और इंशाल्लाह अभी जब रिवाइज होगी ये नवंबर में, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो डाउन बिकॉज मेरी ड्राइविंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि देखें, जब आप इंश्योरेंस बाय करते हैं उनको तो नहीं पता आप किस किस्म के ड्राइवर हैं, क्योंकि इंश्योरेंस रेट्स आर बेस्ड ऑन हाउ स्किल्ड यू आर एज अ ड्राइवर, और आपका ड्राइविंग हिस्ट्री कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा है। ऑब्वियसली दे आर जस्ट डूइंग बिजनेस, दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स आर अप्रोचिंग देम। तो जब वो इंश्योरेंस बेचते हैं ना आपको, जब आप उनके साथ रजिस्टर कर लेते हैं, तो आपको बोलते हैं कि एक ऐप अपनी मोबाइल में आप इंस्टॉल करें, और उस ऐप के ज़रिए वो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। लाइक जब मेरी इंश्योरेंस हुई थी शुरू, तो उन्होंने कहा था कि ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लें, और वो ऐप को पता चल जाता था जब मैं गाड़ी में बैठता था, और उस ऐप को एग्जैक्टली पता होता था कि जिस जगह पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ वहाँ पर मुझे मैक्सिमम स्पीड क्या रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज, और मेरी गाड़ी की क्या स्पीड जा रही है। उस ऐप को पता होता था कब मैंने एक्सेलरेट किया, कब मैंने डिसेलरेट किया, व्हेन आई केम टू अ स्टॉप, वेदर आई शुड हैव कम टू अ स्टॉप एट दैट पॉइंट इन टाइम और नॉट, और मतलब कि मैंने ब्रेक्स कितने हार्डली प्रेस की, हर चीज़ उसको पता होता है। और गाड़ी चलाते हुए मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था या नहीं कर रहा था, बिकॉज यू नॉट अलाउड टू, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्कोर दैट ऐप असाइंस यू। तो उस ऐप के ज़रिए इंश्योरेंस कंपनीज मॉनिटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस को, और उसी पर बेस करता है कि जब ईयर एंड पर आपकी इंश्योरेंस रिवाइज होगी तो वेदर इट विल स्टे द सेम, या वो ऊपर जाएगा प्रीमियम जो आपने पे करना है, या आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करते हुए आपका
प्रीमियम नीचे आ जाएगा। तो मेरी माशाल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एंड उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो ऐप आप सर्टेन डेज के लिए इंस्टॉल रखें। लाइक फॉर माई जर्नी मुझे रिक्वायर्ड था कि मैं 90 डेज़ के लिए उस ऐप को इंस्टॉल रखूं। इट वॉज ईदर 90 डेज और अ सर्टन नंबर ऑफ किलोमीटर्स विच एवर इज अचीव्ड फर्स्ट, तो तब तक के लिए मुझे वो इंस्टॉल किए रखनी थी। बाल रफली समझ ले 90 डेज़ के लिए मैंने इंस्टॉल किए रखी है। मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सो आई रेस्ट अश्योर्ड कि अब ईयर एंड पर जब रिवाइज होगी मेरी इंश्योरेंस तो इंशाल्लाह मुझे कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऊबर को इंक्लूड करता हूँ उसमें तो फिर मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगी। और फिर अगर ऊबर ईट्स के लिए करता हूँ तो लाइक आई सेड के देयर इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द कंपनीज जो आपको कवरेज प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इस तरह की फूड डिलीवरी सर्विसेज करते हैं तो फिर उसके लिए इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो फर्दर हायर। मतलब हाउ हाई, टू गिव यू एन आइडिया, अगर मैं फ़िलहाल $240 पे कर रहा हूँ तो इट माइट गो अप टू 340-350। सो इतना हो सकता है पर मंथ। तो अगर आपको लगता है कि वैल्यू होगी, आपने इतनी ऊबर ड्राइव करनी है कि आप इतनी इंश्योरेंस पे करने के बाद पैसे भी बना पाएंगे आफ्टर पेइंग फॉर योर गैस एंड अदर एक्सपेंसेस, एंड ऑब्वियसली गाड़ी की भी वेयर एंड टेयर होती है जब आप रेगुलर ऊबर चलाते हैं, देन इट मेक सेंस फॉर यू कि आप ऊबर चलाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फैक्टर्स इक्वेशन में ठीक नहीं बैठ रहे, आपने उतनी ऊबर चलानी है नहीं जितना आपकी इंश्योरेंस बढ़ जानी है, या जितने जिस किस्म की गाड़ी है जितना वो गैस खाती है, अगर उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं आपको, देन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्ट करें ऊबर चलाने के लिए। सो ये चीज़ें आपको देखनी है। मैंने सोचा आपको आइडिया दे दूं कि अगर आप ऊबर चलाना चाहते हैं तो उसमें इंश्योरेंस का क्या हिसाब किताब होता है, ऊबर ईट्स का क्या सिस्टम होता है, और अगर आप ऊबर चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको कम से कम किस मॉडल की गाड़ी चाहिए फ़िलहाल। और ऊबर से सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो अगर आप लग के काम करते हैं, लाइक एवरी डे यू लुक फॉर 8 to 10 आवर्स ऑफ वर्क, तो ओंटारियो में रहते हुए, वेल इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑब्वियसली, बिकॉज लोगों के ऊबर यूजेज बिहेवियर एंड यू नो डेमोग्राफिक्स एंड एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती है फ्रॉम सिटी टू सिटी। लाइक ब्रैम्पटन में बहुत देसी लोग हैं, किचनर में उतने देसी नहीं है लेकिन हैं। Then if you go further up in the toward the Waterloo side, let's say if you change the province, आप Saskatchewan जाते हैं तो आपको नेटिव पॉपुलेशन या इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू द देसीज। तो ये वेरी करता है, लेकिन जनरली मैं कहूँ कि अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं ऊबर पर रोज़ाना, सो यू कैन एक्सपेक्ट टू टेक होम अराउंड $200 to $220। लाइक लग के अगर आप काम करें तो समझ लें कि महीने के आप $3,500 बना सकते हैं ऊबर चलाते हुए। सो येस, दिस इज़ अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट ऊबर। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप क्वालिफाई करते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव द क्वालिफाइंग कार एंड द गुड लाइसेंस फॉर इट, तो दिस ऑप्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको काम नहीं भी मिलता तो आप कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ तो करना ही चाहिए। सो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में नीचे बताएं कि 2024 में आपको लगता है कि कनाडा में ऊबर चलाने का फ़ायदा है या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।